नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिवा IAS एस्पिरेंट पर। दोस्तों, हम लोग विजन IAS की टेस्ट सीरीज जो कि प्रीलिम्स 2025 के लिए है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट किए थे और टेस्ट नंबर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसके आगे पार्ट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे और आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक कंप्लीट कर लेंगे। आशा करता हूँ आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, उसको आप जाके पहले देख लीजिए, उसके बाद जो है ये आगे के क्वेश्चन कीजिए। हम लोग यहाँ पे इस पूरी सीरीज को कवर करने वाले हैं। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पहले सारे के सारे टेस्ट सॉल्व कर लेंगे। आप लोग जो है इसके साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। PDF के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए वीडियो को। तो आपके सामने है विजन IAS का टेस्ट नंबर 1। आप यहाँ पे टेस्ट कोड जो है देख सकते हैं 4701 है और ये पॉलिटी का टेस्ट है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन तक हमने इसको सॉल्व कर लिया था। आज हमको 52 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है 51 से। चलिए देखते हैं। तो 51 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, एक तरफ दिया हुआ है संवैधानिक प्रावधान और दूसरी तरफ दिया हुआ है कहाँ से अपनाया गया है। आपको बताना है कि निम्न युग्म में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं, कितने युग्म सही सुमेलित हैं। पहला कह रहा है मूल अधिकार फ्रांस से लिए गए हैं। दूसरा कह रहा है राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली गई हैं और सरकार का संसदीय स्वरूप कनाडा से लिया गया है। तो चलिए इस पे कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है, आपको फटाफट बताना है। कौन सा आंसर सही है, केवल 1, केवल 2, केवल 3 और सभी 4 सही है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो आपको पता होगा कि जो मूल अधिकार हैं कहाँ से लिए गए हैं, तो ये अमेरिका से लिए गए हैं, ना कि फ्रांस से लिए गए हैं। ये बात गलत है। आपको बताना है कि फ्रांस से क्या क्या लिया गया है। मैं आपको बता देता हूँ अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है। अमेरिका से हम लोगों ने मूल अधिकार लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलेगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाना और उपराष्ट्रपति का पद, ये सारी चीज़ें ली है। इसके बाद बात करते हैं DPSP कहाँ से ली गई है। तो DPSP क्या आयरलैंड से ली गई हैं, तो आपको बताना है। तो हाँ, DPSP जो है आयरलैंड के संविधान से, बिल्कुल DPSP को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और क्या लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, तो बात करते हैं राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन कैसे होगा राष्ट्रपति के द्वारा और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाएगा, इसके बारे में जो है जानकारी दी गई है। इसके बारे में बात करते हैं। केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होंगी, ये कहाँ से लिया गया है, तो जी हाँ, ये कनाडा से लिया गया है, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ। इसी के साथ जो है और क्या लिया गया है, राज्यपालों की नियुक्ति जो है केंद्र के द्वारा राज्यों में, इसको भी कनाडा से लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय का सलाहकारी होना, इसको भी हम लोगों ने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। तो क्वेश्चन इसका 3 नंबर भी सही हो जाएगा। 4th नंबर करा है सरकार का संसदीय स्वरूप। संसदीय स्वरूप बहुत ही फेमस है कि हमने इसको ब्रिटेन से लिया है, तो 4 इसका गलत हो जाएगा। इस तरह से इसमें जो है केवल 2 सही है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर B है वो सही हो जाएगा। आपको बताना है क्या ये सही है, तो आपको चलो फटाफट बता दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 और देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 52 है राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में क्वेश्चन है, SHRC के बारे में है। कह रहा है, पहला इसका जो है कथन कह रहा है कि SHRC यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं और इसकी कार्यवाहियाँ न्यायिक प्रवृत्ति की होती हैं। दूसरा कह रहा है SHRC केवल राज्य सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। तीसरा कह रहा है SHRC के अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं। तो चलिए कौन कौन सी इसमें बात कही गई है समझ लेते हैं। तो जी हाँ, SHRC को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ, सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं और इसकी कार्यवाहियाँ जो हैं न्यायिक प्रकृति की होती हैं। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। दूसरा बात किया गया है SHRC केवल राज्य सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच
कर सकता है? तो नहीं, जो मानवाधिकार आयोग है ये राज्य सूची के साथ साथ समवर्ती सूची के अंतर्गत जो भी कानून आएंगे उनके भी उल्लिखित जो है प्रावधान है उनका भी जांच कर सकता है। तो ये गलत हो जाएगा दूसरा। आगे कह रहा है SHRC के अध्यक्ष और सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। क्या ये बात सही है या गलत है, आपको बताना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र हैं, इनको पुनर्नियुक्ति जो है इनकी की जा सकती है। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल गलत देखने को मिलेगी। ये जो है पुनर्नियुक्ति हो सकती है इनकी, तो इसका केवल एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं क्या दिया है। कह रहा है यह संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकार को सीमित करता है। जो मूल ढांचा का सिद्धांत है, क्या संविधान का जो संशोधन है उसके शक्ति को सीमित करता है? क्या ये बात सही है? ठीक है, आगे देखते हैं। यदि कोई संविधान संशोधन या फिर संशोधन संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो इस संबंध में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार न्यायपालिका के पास है। क्या ये सही बात है, आपको बताना है। आगे कह रहा है यह संविधान के लागू होने के बाद के सभी संशोधनों पर लागू होता है। केवल एक, केवल दो, सभी, तीन या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि जी ये जो है संशोधन करने की संसद की जो शक्ति है उसको सीमित करता है और साथ में जो है न्यायपालिका इसमें अंतिम अधिकार लेगी संविधान संशोधन के मूल ढांचे से रिलेटेड। इसके बाद बात किया जाए यह क्या संविधान लागू होने के सभी कानून बाद जो भी कानून आए उन पे लागू होगा? तो नहीं, जो नवी अनुसूची थी उसमें जो भी प्रावधान लागू किए गए उसके अंतर्गत जो भी प्रावधान नवी अनुसूची में सम्मिलित कर दिए गए थे केशवानंद भारती फैसले के पहले, उनको जो है यहाँ पे उन पे लागू नहीं होता है और उसके बाद जो भी आएंगे उन पे लागू होता है, जैसा कि आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा 53 क्वेश्चन नंबर का जो ऑप्शन नंबर सी है इसके बारे में। तो इसमें से केवल एक और दो सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल दो। ठीक है, तो ये हो गया 53 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद जो है हम लोग आगे पढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग 54 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि क्या है 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता और चयन के मानदंडों का निर्धारण करता है? यानी कि वित्त आयोग के जो भी होंगे सदस्य उनकी योग्यता का निर्धारण कौन करेगा, ये बात समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको तब तक बता देता हूँ कि जो आप ऑप्शन देख सकते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति, आपको फटाफट आंसर देना। मैं आपको सबसे बता देता हूं कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है और उनकी पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है। संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है, यानी कि संसद के द्वारा जो है कैसे इनका चयन होगा, इनकी योग्यता क्या होगी, इसका निर्धारण किया जाता है। इसका जो है बी वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। कह रहा है निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? सरकारी आयोग, स्वर्ण सिंह समिति, एलएम सिंघवी समिति, पुंछी आयोग। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा हमारे संविधान के भाग 4A में जो है जोड़ दिया जाता है मूल कर्तव्यों को, अनुच्छेद 51A में जोड़ दिया जाता है। कौन सी समिति के आधार पे हुआ था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इनको ऐड किया जाता है और आरंभ में 10 मूल कर्तव्य ऐड किए गए थे। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 करके एक और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जो कि आपको कमेंट में बताना है कौन सा जोड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 56 हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है संविधान के संघीय प्रावधानों में संशोधन करने वाले विधेयकों को आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से अनुमोदित किया जाना चाहिए। क्या ये बात सही है? आगे कह रहा है राज्यों के विधान परिषदों के गठन या उनकी समाप्ति के लिए संसद के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। चलिए समझते हैं।
सबसे पहले कथन 1 की बात करते हैं तो बिल्कुल सही कथन दिया हुआ है। आप पहले यहाँ पे जो है इसके देख सकते हैं आप, इसके जो है कथन कैसे हैं, केवल 1, केवल 2, 1 और 2 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो कथन 1 दिया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन अब कथन 2 के बारे में बात कर लेते हैं। कथन 2 क्या है, तो देखिए यदि विधेयक संविधान की संघीय प्रणाली से संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों के विधानमंडलों के साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। ये कथन 1 तो इसके जो है बिल्कुल सही है, ठीक है, इसको अनुमोदित होना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो यहाँ पे बनाई जाएगी विधान परिषद का गठन होगा, इसके लिए संसद का कौन सा बहुमत लगेगा, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो विधान परिषद का गठन करना है उसके लिए क्या होता है कि संविधान संशोधन तो होता है आप कह सकते हैं, लेकिन 368 के तहत नहीं माना जाएगा उसको, और साथ में राज्यों के नए राज्यों का गठन हो या फिर कह सकते हैं राज्य विधान परिषद का निर्माण हो या उसकी समाप्ति हो, उसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है दोनों सदनों में, ठीक है। साधारण बहुमत यानी कि विशेष बहुमत नहीं, केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी, तो ये गलत हो जाएगा। केवल 1 इसका सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा 56 का। 57 देखते हैं कि 57 क्वेश्चन नंबर क्या है। यहाँ पे इकोनॉमी से क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। कह रहा है शार्ट सेलिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इसमें ऐसे स्टॉक को बेचना शामिल है जो ट्रेडिंग के समय व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं था। क्या ये बात सही है? आगे कह रहा है सेबी खुदरा और संस्थागत निवेशकों दोनों के लिए शार्ट सेलिंग की अनुमति देता है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन दिया है केवल 1, केवल 2, दोनों और इनमें से कोई नहीं, या फिर ना तो 1 ना तो 2। तो यहाँ पे बात करें शार्ट सेलिंग की तो बिल्कुल सही बात पहला करा है कि शार्ट सेलिंग ऐसी सेलिंग होती है, ऐसे स्टॉक को बेचना शामिल है जो ट्रेडिंग के समय हमारे पास है ही नहीं, स्वामित्व में नहीं था। सेबी की बात करें तो सेबी जो है खुदरा और संस्थागत दोनों निवेशकों को शार्ट सेलिंग की अनुमति देता है। दोनों कथन इसके सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। इसके बाद बात करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की और देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आप 58 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन है, कह रहा है कि संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को राज्य विधानमंडल में शुरू किया जा सकता है। एक गैर सरकारी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकता है। संसद के प्रत्येक सदन के लिए संविधान संशोधन विधेयक को अलग अलग पारित करना चाहिए, अनिवार्य है। केवल 1, केवल 2, केवल 3 और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले कथन 1 के बारे में बात करते हैं। संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को राज्य विधानमंडल में शुरू किया जा सकता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं शुरू किया जा सकता है। संविधान में संशोधन करने के लिए जो है विधेयक अगर कोई है तो वो स्थापित होगा कहीं ना कहीं केवल संसद में, तो ये ऑप्शन 1 गलत है। दूसरा कह रहा है एक गैर सरकारी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक पेश कर सकता है। तो देखो विधेयक को किसी मंत्री या फिर गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुरस्कृत किया जा सकता है और इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता भी नहीं होगी संविधान संशोधन विधेयक में, तो ये बिल्कुल सही बात है। आगे कह रहा है संसद के प्रत्येक सदन के लिए संविधान संशोधन विधेयक को अलग से पारित करना अनिवार्य है। तो बिल्कुल इसको अलग अलग संविधान संशोधन विधेयक को अलग अलग सदनों से पारित करना पड़ेगा। इसके लिए संयुक्त बैठक भी नहीं की जा सकती है। तो इसके 2 कथन सही हैं, तो यानी केवल 2, इसका बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं और देखते हैं जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कह रहा है डायरेक्ट टू मोबाइल के बारे में क्वेश्चन है। डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है टीवी कंटेंट को सीधे मोबाइल फोन पर स्ट्रीम करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। आगे कह रहा है यह 2G और 3G सहित सभी प्रकार की मोबाइल नेटवर्किंग पीढ़ियों के अनुरूप है। तो मैं आपको अगर बताऊं कि टीवी कंटेंट को यहाँ पे कह रहा है कौन से कथन सही है, ठीक है। तो केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं बताऊं कि टीवी कंटेंट को सीधे मोबाइल फोन पर स्ट्रीम करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं पड़ती है D2M टेक्नोलॉजी में। वहीं पर अगर बात किया जाए यह 2G और 3G सहित सभी प्रकार की मोबाइल नेटवर्क पीढ़ियों के अनुरूप है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई इसमें बात नहीं की गई है। इसका दूसरा कथन जो है ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको बताना है कि ये किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है या फिर किसके द्वारा इसका जो है प्रयोग किए गए हैं। डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी की आपको बताना है, तो इसका केवल 1 कथन सही है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात कर रहे हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है।
कह रहा कि 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा कि इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया। आगे कह रहा है इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और प्रशासनिक दोनों गतिविधियों को समाप्त कर दिया। आगे कह रहा है इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। तो चलिए बात करते हैं केवल एक, केवल दो, सभी तीन और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो एक है, कथन एक है, कह रहा है कि इसने बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर की विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया। तो बिल्कुल जो है ऐसा किया गया था कि इनके जो है विधायी शक्तियां जो थी उनको समाप्त कर दिया गया था और इनको जो है गवर्नर जनरल के अधीन कहीं ना कहीं कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको आप समझ सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। आगे कह रहा है इसने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और प्रशासनिक दोनों गतिविधियों को समाप्त कर दिया। नहीं, इनकी वाणिज्यिक गतिविधियों को तो समाप्त कर दिया, लेकिन जो प्रशासनिक गतिविधियां हैं ये बिल्कुल बनी थी, तो ये बिल्कुल कथन गलत है दूसरा। आगे कह रहा है इसने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। तो क्या ये बात सही है? चलिए देख लेते हैं। तो 1853 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसके द्वारा दिया गया था स्थानीय प्रतिनिधित्व को, ना कि 1833 के माध्यम से। तो ये भी गलत है, इसका केवल एक कथन सही है, तो इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की, और 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा भारत में नागरिकता प्राप्त करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से। कह रहे वर्तमान में भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति स्वतः भारत का नागरिक बन जाता है यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है। दूसरा कह रहा है देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास भारत में बोली जाने वाली किसी भी भाषा का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। कह रहा है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना तो दो। अगर कथन एक की बात करें तो वर्तमान में भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति स्वतः भारतीय नागरिक नहीं बन जाता है जब तक कि वो वहाँ पे जो हमारा जो भी वहाँ पे सिस्टम है, या फिर कह सकते हो कि हमारा जो भी दूतावास है वहाँ पे जाके वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवा देते हैं, उसके बिना वो लोग नहीं बन सकते, भले ही उनके माता पिता में से कोई भारत का नागरिक रहा हो। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे, आपको पंजीकृत करना पड़ेगा भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में, वो भी 1 वर्ष के पहले ही, यानी कि बर्थ के 1 वर्ष के पहले। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। इसके बाद बात करेंगे कथन 2 की, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास भारत में बोली जाने वाली किसी भी भाषा नहीं, जो हमारे संविधान में उल्लिखित 22 भाषा हैं, 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं हैं, उनमें से किसी एक भाषा का होना चाहिए, उसको नॉलेज होना चाहिए, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, तो उसको मिल जाएगी। तो इसका डी ऑप्शन होगा, ना तो एक ना तो दो। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं इसको। कह रहा है किसी विदेशी क्षेत्र के भारत का हिस्सा बनने पर वहां के लोग भारत के नागरिक होंगे, यह निर्दिष्ट करने की शक्ति किसमें निहित है? तो केंद्र सरकार, संसद, भारत निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय। तो बता सकते हैं आप ये कौन निर्दिष्ट करेगा कि वहाँ के लोग जो है हमारे देश के होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है, विदेशी क्षेत्र को भारत में अगर शामिल किया जाता है तो भारत सरकार उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट कर सकती है जो उस क्षेत्र लोगों में भारत के निवासी होंगे। तो ऐसा काम कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। आपको यहाँ पे संसद नहीं लगा देना है, आपको ध्यान रखना है, ये केंद्र सरकार का काम होगा। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका सही हो जाएगा। केंद्र सरकार जो है ये निर्देशित करती है कि वहाँ के नागरिक जो है हमारे यहाँ के क्या होंगे, नागरिक होंगे। अधिसूचना के तिथि से, जिस दिन अधिसूचना आएगी उसी दिन से वो भारत के नागरिक बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 63 पढ़ते हैं क्या है। कह रहा है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल को भारत के राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी। किसको? निदेशक मंडल को। आगे कह रहा है भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया। केवल एक, केवल दो, दोनों और कोई नहीं। तो देखिए 1884 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, तो ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसके पहले जो आया था 1781 का, उसको हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं,
और जो 1784 में आया था इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट बोलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट की कुछ विशेषताएं थी, समझ लेते हैं। इसमें क्या क्या वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्य जो कंपनी थे इनको अलग कर दिया गया। जो राजनीतिक कार्य थे वो किनको दिया गया, वो कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक बोर्ड को दिया गया, और जो वाणिज्यिक कार्य थे वो निदेशक मंडल को दिया गया। तो कथन एक में कह रहा है कि निदेशक मंडल को राजनीतिक कार्य दिए गए, तो नहीं, निदेशक मंडल को वाणिज्यिक कार्य दिए गए थे, ये कथन गलत है। आगे कह रहा है भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र कहा गया, तो ये कथन बिल्कुल सही है, ये जो है सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कहा गया है। चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि इसका जो फ्रंट साइज है काफ़ी बड़ा है। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 64 है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन श्रेणी या फिर किस श्रेणी का व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के पात्र होगा। ठीक है, पहला कथन कह रहा है एक व्यक्ति जो स्वतंत्रता के ठीक पहले 5 वर्ष तक भारत में रहा हो। ठीक है, एक व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को बात कर रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान प्रवास कर गया हो लेकिन बाद में फिर पुनर्वास करके भारत लौट आया हो। एक व्यक्ति जिसके माता पिता का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो और 26 जनवरी 1950 से पहले पाकिस्तान से भारत आ गया हो। इसके बाद कह रहा है एक व्यक्ति जिसके माता पिता का जन्म भारत में विभाजन के बाद भारतीय क्षेत्र में हुआ हो, वह स्थायी तौर पर भारत के बाहर रह रहा हो। ये सारे कथन हैं, चलिए समझ लेते हैं इन कथनों को थोड़ा सा और बाद में डिटेल से लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान प्रवास कर गया हो लेकिन बाद में वह फिर से पुनर्वास भारत में लौट आया हो, ये कथन बिल्कुल सही है। आप कहेंगे ये जो पहला है ये 5 वर्ष, तो यहाँ पे स्वतंत्रता से ठीक पहले की बात नहीं थी, यहाँ पे बात थी जब संविधान लागू हुआ उसके समय की बात की गई थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए इसका हो जाएगा आंसर जो है बी 64 का। आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, समझ लेते हैं क्या है। 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना कह रहा यह भारत, कनाडा, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त परियोजना है। यह हबल टेलीस्कोप या फिर हबल स्पेस टेलीस्कोप की तुलना में 12 गुना अधिक रेजोल्यूशन वाली बेहतर छवियां प्रदान करेगा। इसका निर्माण आर्कटिक क्षेत्र के स्वालबाई में किया जा रहा है। तो चलिए कौन कौन से कथन सही हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कथन नंबर 3 को, समझते हैं कि क्या कथन नंबर 3 सही है। तो इसका निर्माण जो है क्या यहाँ पे सही किया जा रहा है, तो देखिए जो है इसको हवाई में किया जा रहा है। ठीक है, हवाई में इसको जो हवाई जो द्वीप है वहाँ पे किया जा रहा था, ना कि इसको जो है आर्कटिक क्षेत्र में किया जा रहा था, तो ये कथन इसका गलत है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, हबल टेलीस्कोप की तुलना में 12 गुना अधिक रेजोल्यूशन वाली बेहतर छवियां प्रदान करेगा। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सही बात है, ये सही बात कर रहा है। इसके बाद हम लोग जो है जो इसका कथन 1 है इसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्या कथन 1 इसका सही है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कौन कौन से देश देखने को मिलेंगे, तो भारत, कनाडा, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सारे देश देखने को यहाँ पे मिलेंगे। तो ये भी कथन इसका सही है, तो केवल 2 इसका बी आंसर राइट हो जाएगा 65 का। अब देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है 66 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उनका उत्तर देना है। कह रहा है कि संसदीय प्रणाली, कथन 1 कह रहा है संसदीय प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। क्या ये बात सही है, आपको बताना है। कथन 2 कह रहा है ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद एक संप्रभु निकाय नहीं है। यानी कि ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद एक क्या संप्रभु निकाय नहीं है, इसके बारे में आपको बात बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं इसका जो कथन दिया है संसदीय प्रणाली विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। तो नहीं, ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पे नहीं बल्कि उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पे आधारित मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका कथन गलत है।
आगे कह रहा है ब्रिटिश संसद के विपरीत भारतीय संसद एक संपूर्ण संप्रभु इकाई नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। कथन 2 इसका सही है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। कह रहा है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तो बिल्कुल गलत है ये बात। दोनों सही है, गलत है। कथन 1 इसका गलत है, किंतु कथन 2 इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ आप लोग देख सकते हैं कि 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत तथा अथवा सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना, लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा लोक व्यवस्था में सुधार करना। दिए गए सभी निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है, बताना। तो इसका जो ऑप्शन ए है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सहकारिता के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, बिल्कुल ये गांधीवादी विचार है। बाकी ये दोनों जो है नहीं है, तो बिल्कुल आपको ऑप्शन ए इसका सही आंसर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं और 68 का साथ में पढ़ के इसका आंसर भी देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। बहरीन, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब कितनों की सीमा जो है फारस की खाड़ी से लगती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई फारस की खाड़ी से किस किस की सीमा लगती है। तो बहरीन की क्या लगती है, तो बिल्कुल बहरीन की सीमा जो है लगती है फारस की खाड़ी से। ईरान की सीमा क्या लगती है, तो बिल्कुल ईरान की सीमा भी लगती है। आगे कह रहा है कुवैत, क्या कुवैत की सीमा भी लगती है, तो बिल्कुल कुवैत की सीमा भी लगती है। सऊदी अरब की सीमा भी लगती है क्या, हाँ लगती है। इसके साथ साथ यूएई यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स, ठीक है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो है जो भी सीमाएं हैं, इन सारे देशों की जो सीमा है वो लगती है फारस की खाड़ी के साथ। तो सभी 4 इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं और ये है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में प्रश्न कर रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या है। ठीक है, कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से कौन चयन समिति के सदस्यों में शामिल होता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। राज्यसभा का सभापति, लोकसभा के विपक्ष का नेता, केंद्रीय गृह मंत्री और साथ में प्रधानमंत्री। आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं, केवल 1 और 4, 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसमें राज्यसभा का जो सभापति यानी कि कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, तो ये जो है शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, एक जो है इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं। आपको यहाँ पे मैं एक बात और ऐड कर दूं कि यहाँ पे सभापति नहीं होता है राज्यसभा का, लेकिन जो उपसभापति होता है वो यहाँ पे शामिल होता है। प्रधानमंत्री भी शामिल होता है। ठीक है, और कौन होता है, केंद्रीय गृह मंत्री हो सकते हैं, बिल्कुल सही हो सकते हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता हो सकता है, बिल्कुल। यहाँ तक कि दोनों सदनों में जो विपक्ष का नेता होगा वो शामिल होगा। तो 2, 3 और 4 इसका कथन सही है, बी। इसका जो है आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नासिक में स्थित कालाराम मंदिर के दर्शन किए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालाराम मंदिर के बारे में बात करनी है। यह मंदिर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम को समर्पित है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2, 2 ना तो 1 ना तो 2। तो जो ये है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र के नासिक के क्षेत्र जो है पंचवटी क्षेत्र है वहीं पे स्थित है। ठीक है, इसका निर्माण 1792 में करवाया गया था। ठीक है, इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति नहीं है, इसमें श्री भगवान राम की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, भगवान राम की काले रंग की मूर्ति है वही आपको देखने को मिलेगी। इसका जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही मिल जाएगा, बी इसका जो है गलत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। लोकपाल के संदर्भ में यहाँ पे क्वेश्चन है और देखते हैं। कह रहा है लोकपाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है लोकपाल के अंतर्गत एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। क्या ये बात सही है, आपको बताना है। आगे कह रहा है लोकपाल के 50% सदस्य न्यायिक सेवा से होंगे। ठीक है, आगे कह रहा है प्रधानमंत्री
और केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों को लोकपाल के क्षेत्राधिकार के बाहर रखा गया है। चलिए देखते हैं क्या है। तो लोकपाल के अंतर्गत जो है कितने अगर बात किया जाए तो इसका एक अध्यक्ष है और क्या होता है 8 अधिकतम सदस्य होंगे, तो ये बिल्कुल कथन सही है इसका। इसके बाद कह रहा है दूसरा कह रहा है लोकपाल के 50% जो है सदस्य न्यायिक सेवा से होंगे, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है लोकपाल के क्षेत्राधिकार के बारे में बात किया जाए तो इसमें जो है लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, संसद सदस्य जो भी वो ABCD ग्रुप के जो भी सरकारी हैं, जो भी अधिकारी हैं, केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, वो सभी इसमें सम्मिलित होंगे। इसलिए कथन जो है 3 ये गलत है। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, जितने भी संसद सदस्य हैं सब इसमें सम्मिलित होंगे। तो केवल जो है इसके 2 कथन सही है, तो केवल 2 हो जाएगा बी आंसर इसका सही। 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 72 क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुच्छेद 1 के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत वर्णित राज्यों का संघ, राज्यों का संघ के बारे में यहाँ पे बात की गई। राज्यों के संघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कह रहा सभी राज्य और संघ शासित प्रदेश राज्यों के संघ की अभिव्यक्ति का हिस्सा है। दूसरा कह रहा संघ शासित प्रदेश का केंद्र सरकार के साथ राज्यों के समान संबंध होता है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का जो है केंद्र सरकार के साथ राज्यों के समान ही संबंध होता है। तो बताना है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 और कोई नहीं, सही बताने कौन कौन से। तो सभी जो राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं ये राज्यों के संघ में शामिल नहीं है। राज्यों का संघ का मतलब है हमारे जो राज्य हैं केवल वो। अगर राज्य क्षेत्र की बात करेगा तो वहां पे हम लोग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी सम्मिलित करेंगे। तो इसका ऑप्शन जो 1 है वो गलत है। यहाँ पे कह रहा है संघ शासित प्रदेश का केंद्र सरकार के साथ राज्यों के समान संबंध होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। संघ और संघ शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश का अलग अलग संबंध जो है केंद्र सरकार के साथ देखने को मिलेगा आपको। तो इसका ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन और देखते हैं कि क्या है 73। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहे जाने का मुख्य कारण माना जा सकता है। ठीक है, इसकी प्रकृति कठोर है और इसमें संशोधन करना कठिन है। भारत के संविधान में विश्व के अग्रणी लोकतंत्रों से कई प्रावधानों को शामिल किया गया है। तीसरा कह रहा है इसमें कई परिस्थितियों या फिर इसमें बदलती परिस्थितियों के अनुसार संशोधन और परिवर्तन किया जा सकता है। आगे कह रहा है डी में इसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो अगर बात किया जाए जीवंत दस्तावेज की तो इसको जीवंत दस्तावेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये थोड़ा लचीलापन है इसमें और ये इसको परिस्थितियों के अनुसार जो है बदला जा सकता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं क्या है। कह रहा है निम्नलिखित में से कितने भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(2) में उल्लिखित आधारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधों के अंतर्गत आ सकते हैं, यानी कि किस किस के आधार पर जो है लगाया जा सकता है अनुच्छेद 19(1) यानी कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक खुफिया अधिकारी द्वारा गोपनीय सामग्री लीक करना, क्या इसके आधार पर हम लोग लगा सकते हैं? आगे देखते हैं। भाषण में हथियार उठाने के लिए प्रेरित करना, लोकसभा में सरकार की स्थिरता को बाधित करने वाला भाषण देना, न्यायालय की अवमानना करना। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 4, 3 भी है। तो देखो खुफिया अधिकारी द्वारा गोपनीय सामग्री को लीक करना, बिल्कुल ये इसके आधार पर हम लोग इनको रोक सकते हैं। भाषण में हथियार उठाने के लिए प्रेरित करना, ये भी बिल्कुल सही बात है, इसके आधार पर हम लोग रोक सकते हैं। आगे कर रहा है लोकसभा में सरकार की स्थिरता को बाधित करने वाला भाषण देना, ऐसा कोई नहीं है या कोई ऐसा मानदंड नहीं है, इसके आधार पे नहीं हो सकता है। 4 नंबर कह रहा है न्यायालय की अवमानना, न्यायालय की अवमानना के आधार पर भी जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, 4 सही, 1, 2, 4 सही है, यानी कि केवल 3 इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है भारतीय संविधान में संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान में एक कथन है, संविधान में संशोधन की मांग करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। आगे कह रहा है संविधान संशोधन से संबंधित सभी विधेयकों को आधे राज्यों का अनुसमर्थन मिलना चाहिए।
केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना तो दो। चलिए देखते हैं। संविधान संशोधन की मांग करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। आगे कह रहा संविधान संशोधन के संबंधित सभी विधेयक, जो भी संविधान संशोधन होगा उसमें से आधे राज्यों का अनुसमर्थन मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। अगर संघीय व्यवस्था से रिलेटेड कोई प्रावधान है उसमें संशोधन किया जा रहा है तो राज्यों का अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, अन्यथा नहीं होती। तो इसका ऑप्शन जो है बी 2 जो है गलत है, केवल एक इसका सही होगा, तो ऑप्शन ए इसका हम राइट लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। चलिए देख लेते हैं आगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने, आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा फ्रंट इसका छोटा है तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे सीएजी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है सीएजी भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का प्रमुख मुखिया होता है। ठीक है। आगे कह रहा सीएजी को हटाने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आगे कह रहा राष्ट्रपति संघ और राज्यों की लेखाओं की लेखा परीक्षा के संदर्भ में सीएजी की कर्तव्य और शक्तियों का निर्धारण करता है। क्या ये बात सही है? चलिए देखते हैं। चलिए कह रहा केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीएजी जो होता है भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। ये बिल्कुल बात सही कह रहा है। कह रहा है इसको हटाने के लिए संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। क्या आपको ऐसा लगता है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। इसको हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से और दुर्व्यवहार या अयोग्यता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। ऐसी बात आपको याद रखेंगे। इसको उसी विधि से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आखिर राष्ट्रपति जो है संघ राज्यों के लेखाओं की लेखा परीक्षा के संदर्भ में सीएजी के कर्तव्यों और शक्तियों का निर्धारण करता है, तो नहीं, ये गलत बात है। इसके शक्तियों का निर्धारण जो है महालेखा परीक्षण अधिनियम 1971 के माध्यम से है, इसको जो है शक्तियाँ मिलती हैं और उसके द्वारा जो है देखा जा सकता है। ठीक है, आप जो है इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है तीसरा गलत हो जाएगा। और मैं बात कर लूँ यहाँ पे अनुच्छेद 149 की 149 की, तो संसद को केंद्र, राज्य और किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के संबंध में सीएजी की कर्तव्यों और शक्तियों के निर्धारण करने के शक्ति मिलती है, यानी कि इनको कौन कर सकता है शक्तियों का निर्धारण? वो संसद करेगी। ये बिल्कुल गलत बात है। केवल एक सही है, तो केवल एक इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में द्विस्तरीय शासन प्रणाली लेकिन एकल नागरिकता की परिकल्पना की गई है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो बिल्कुल आप देखने को मिलेगा, ये बात बिल्कुल सही है। और आगे देखते हैं अगला। चूंकि भारत के सभी नागरिक चाहे वे किसी भी राज्य में जन्मे हों या रहते हों, उन्हें नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य की नागरिकता के आधार पर भेदभाव हो सकता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि दोनों कथन इसके सही हैं, आपको सही देखने को मिलेगा बिल्कुल तरीके से 77 में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे 78 नंबर क्वेश्चन की। चलिए 78 की बात कर लेते हैं। कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के बारे में हम लोग बात करेंगे। कह रहा है कि इसमें केंद्रीय विधान परिषद के स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। क्या ये बिल्कुल सही बात है? चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है इसमें आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। ये भी आप देखेंगे। आगे कह रहा है इसमें लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया था या फिर कार्यालय का सृजन किया गया था। चलिए देखते हैं। कह रहा है केवल एक, केवल दो, सभी तीन और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले कथन एक के बारे में बात करते हैं कि इसमें केंद्रीय विधान परिषद के स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। तो बिल्कुल ये बात आपको देखने को मिलेगी, इसको जो है प्रावधान किया गया था। और राज्य परिषद यानी कि उच्च सदन और केंद्रीय विधानसभा या निम्न सदन का गठन किया गया था केंद्रीय विधान परिषद के संदर्भ में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कथन दो की। इसमें जो है किसको किसको जो है आरक्षण दिया गया था या फिर कह सकते हो सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया था। सिखों को, भारतीय ईसाइयों को और आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल सही बात हो जाएगा कथन दो। कथन तीन कह रहा है इसमें लंदन में
इसने जो है लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का या फिर कार्यालय का गठन किया। तो बिल्कुल ये बात जो है सही बात आपको देखने को मिलेगा। क्या हुआ कि इस कानून के माध्यम से क्या कहता है, लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया जाता है। और अब क्या किया गया, अब जो है अब तक क्या होता था कि भारत सचिव द्वारा किए जा रहे जो भी काम थे उसको उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके तीनों सही है, तो इसका सी जो है ऑप्शन हो जाएगा, देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे सी आंसर, सभी तीन सही हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे टोटलाइजेशन एग्रीमेंट के बारे में बात किया गया है। टोटलाइजेशन एग्रीमेंट का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है। टोटलाइजेशन एग्रीमेंट जो है अमेरिका के साथ संबंधों में जो है चर्चाओं में था। चलिए देख लेते हैं। करा कि यह एक ऐसा समझौता है जिसके माध्यम से दो देश कम या न्यून या फिर शून्य प्रशुल्क जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से एक दूसरे को अधिक बाजार पहुंच प्रदान करते हैं। बी करा यह दो देशों के बीच एक समझौता है जो दोनों देशों के बीच दोहरी सामाजिक सुरक्षा कटौती को समाप्त करता है। आगे कह रहा है तीसरे में, यह आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण को रोकने के लिए दो देशों के बीच एक समझौता है। यह सैनिटरी एवं फाइटोसैनिटरी उपायों जैसी गैर टैरिफ बाधाओं को समाप्त करना सुनिश्चित करता है। तो टोटलाइजेशन जो एग्रीमेंट है ये दोहरी जो सामाजिक सुरक्षा कटौतियां हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करता है, उनसे रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन जो बी इसका देखने को मिलेगा, ये आपको आंसर हो जाएगा 79। अगर आपको टोटलाइजेशन एग्रीमेंट में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इस पर अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे तो इसका जो वीडियो होगा बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी इसकी। चलिए समझते हैं आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह नागरिकों के बीच तथा नागरिकों और सरकार के बीच संबंध को निर्धारित करता है। आगे कह रहा है यह निर्दिष्ट करता है कि किसी समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। कथन है केवल एक, कथन है दो, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा संविधान के बारे में जो यहाँ पे बातें की गई हैं, नागरिक के बीच, आपस में नागरिकों के बीच और नागरिकों और सरकार के बीच क्या संबंध होगा इसके बारे में लिखी जाती है बातें संविधान में। आगे कह रहा है यह निर्दिष्ट करता है कि किसी समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोनों ही कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 के जो है राज्य के महाधिवक्ता के बारे में क्वेश्चन है, चलिए समझ लेते हैं। कह रहा है किसी राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है महाधिवक्ता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। ठीक है, क्या ये बात सही है। आगे कह रहा है उसके वेतन भत्तों और सेवा शर्तों का निर्धारण संबंधित राज्य की विधानसभा करती है। क्या ये बात आपको सही देखने को मिलेगी। आगे कह रहा है वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, केवल एक, केवल दो, सभी तीन और कोई नहीं। अगर हम यहाँ पे कथन बात करें कथन एक की, तो महाधिवक्ता ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। यानी कि क्या क्या होना चाहिए, उसे 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी होना चाहिए या फिर उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत का अनुभव होना चाहिए। इनमें से अगर दोनों में से कोई भी है तो वो जो है बन सकता है महाधिवक्ता। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं उसके वेतन और भत्ते और सेवा शर्तें का निर्धारण संबंधित राज्य की विधानसभा क्या करती है। ऐसी बात तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। संविधान द्वारा जो महाधिवक्ता के वेतन और भत्तों को निश्चित नहीं किया गया है, उसको जो वेतन और भत्ते हैं वो कौन निर्धारण करता है, राज्यपाल करता है, ना कि राज्य की विधानसभा करती है। तो बिल्कुल गलत बात आपको देखने को मिलेगी। वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो बिल्कुल ये सही बात आपको देखने को मिलेगी। 1 और 3 जो है इसका सही कथन है, तो केवल 2 इसका हो जाएगा बी आंसर सही। बात करते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार एम एन रॉय ने रखा था। इसका गठन 1945 में वेवल प्लान द्वारा तैयार की गई योजना के तहत किया गया था। आयकर इसके सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय विधान परिषद द्वारा किया गया था।
कथन है केवल एक, केवल दो, सभी तीन और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान सभा की जो मांग की गई थी ये 1934 में सबसे पहले भारत के जो कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी नेता थे और लोकतंत्रवाद के प्रबल समर्थक थे एम.एल. रॉय, इनके द्वारा जो है रखा गया था। तो ये कथन बिल्कुल आपको देखने को सही मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं इसका जो गठन है वो किस आधार पे हुआ था। तो इसका जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 थी उसके आधार पे हुआ था, ना कि वेवेल प्लान के आधार पे हुआ था। इसके सदस्यों का चुनाव क्या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था? तो हाँ, अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, लेकिन इसका जो है चुनाव जो है केंद्रीय विधान परिषद नहीं, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुनाव हुआ था। आपको देखने को मिलेगा ये गलत है। इसका ऑप्शन जो एक है केवल एक सही है, ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। 82 नंबर आंसर हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं और 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 83 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की एक अनिवार्य विशेषता है। लोकतंत्र की अनिवार्य विशेषता के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है लिखित संविधान होना चाहिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, सरकार की संसदीय प्रणाली होनी चाहिए, या फिर सरकार का गणतंत्रीय स्वरूप होना चाहिए। आपको देखने को मिलेगा कि जो आवश्यक चीज़ है वो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। देखो लिखित संविधान हो ऐसा आवश्यक नहीं है। आप ब्रिटेन को देखेंगे तो वहाँ पे लिखित संविधान नहीं है लेकिन फिर भी लोकतंत्र है। और सरकार की संसदीय प्रणाली आप देखेंगे तो अमेरिका में नहीं है, तो क्या वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है? ऐसा नहीं। सरकार का गणतंत्रीय स्वरूप, अमेरिका में गणतंत्रीय स्वरूप नहीं है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, क्या वहाँ पे नहीं है? तो बिल्कुल ये गलत बात है। तो इसका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, ये आवश्यक जो है बुनियादी चीज़ है लोकतंत्र के लिए, आवश्यक है बिल्कुल ही। तो जो है 83 का ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन देखते हैं 84 की तरफ चलते हैं और 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है संविधान सभा की जो समितियां हैं और उनके अध्यक्ष हैं उनको मिलाना है और बताना है कितने सही सुमेलित हैं। ऑप्शन दिया है केवल 2, 1 और 2, 1 और 3, 1, 2, 3। सबसे पहले यहाँ पे कहा गया है कि राज्य समिति क्या जवाहरलाल नेहरू से संबंधित थी? तो आपको ये बात बतानी है कि क्या संबंधित थी या नहीं संबंधित थी। प्रक्रिया समिति के नियम जो है क्या वो वल्लभ भाई पटेल से संबंधित थे, या फिर संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद से संबंधित थे? तो जो राज्य समिति थी या फिर संघ शक्ति समिति थी, संघ संविधान समिति थी, ये सारी समितियां जो थी इनके जो है अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ये बात बिल्कुल सही है। प्रक्रिया से रिलेटेड जो भी समितियां आपको देखने को मिलेंगी, इन सब की समितियों के अध्यक्ष जो आपको देखने को मिलेंगे ये देखने को मिलेंगे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रक्रिया समिति के नियम समिति थी उसके राजेंद्र प्रसाद थे, वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। वल्लभ भाई पटेल किसके थे? प्रांतीय संविधान समिति के थे, आपको याद रखना है। ठीक है, उसके थे। आगे बात करते हैं तीसरा संचालन समिति। तो संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद थे, बिल्कुल सही बात है। 1 और 3 सही है इसका, तो 1 और 3 यानी कि सी आंसर इसका सही हो जाएगा, देखने को मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 85 को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है भारत किसी विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है या वह अपने क्षेत्र का हिस्सा किसी विदेशी राष्ट्र को सौंप सकता है। ठीक है, अगला कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु का अर्थ है भारत के ऊपर कोई प्राधिकार नहीं है और वह अपने मामलों का संचालन करने में स्वतंत्र है। ठीक है, तो आपको देखने को कथन 1 जो है ये भी सही है और कथन 2 जो है सही है। अब देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं तथा कथन 1 2 की या फिर कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 1 सही है कथन किंतु जो है कथन 2 गलत है। अब देख सकते हैं यहाँ पे दोनों सही हैं। अब दोनों तो सही है तो ए भी हो सकता है, बी भी सही होता। क्या यहाँ पे सही व्याख्या कर सकता है? तो बिल्कुल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कथन 2 है ये कथन 1 की सही तरीके से व्याख्या कर रहा है। भारत किसी को अपना हिस्सा दे सकता है, किसी से ग्रहण कर सकता है, क्योंकि वो संप्रभु है, संप्रभु देश है, इसलिए कथन 1 इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ए जो है सही व्याख्या करता है, ये देखने को मिलेगा। इसके बाद देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन क्या है? 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले नीचे पढ़ लेते हैं। कह रहा भारत शासन अधिनियम 1935 में उपयुक्त में से कितने प्रावधान थे? केवल 1, केवल 2, सभी 3, केवल 3 और सभी 4। 1835 के बारे में बात कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं 1835 में क्या क्या था और क्या
नहीं देखने को मिलता है। संघीय लोक सेवा आयोग, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, अखिल भारतीय संघ। तो आप अगर देखेंगे ये जो 1935 का अधिनियम था, इसमें संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई थी, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, आरबीआई की स्थापना और अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। सभी की सभी चारों सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आपको आंसर देखने को मिलेगा। देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लेते हैं। तो 87 क्वेश्चन नंबर जो है ये मूल कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4A के तहत निम्नलिखित में से कौन या फिर कितने मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर पैदा करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। कह रहा है कि कथन केवल एक सही है, केवल 3 सही है, सभी 4 सही है, इनमें से कोई सही नहीं है। कह रहा है कि सही नहीं है ये पूछ रहा है आपको, देख लो यहाँ पे, पहले बता दें कथन नहीं है ये बात कर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर मूल कर्तव्य की बात किया जाएगा तो यहाँ पे जो सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर पैदा करना, ये भी हमारा मूल कर्तव्य है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये हमारा मूल कर्तव्य नहीं है, इसको हमने DPSP में लिखा है, तो ये चौथा गलत हो जाएगा, यानी कि इसका एक केवल गलत है, तो केवल एक कर ऑप्शन है, तो वो हम उसको लगा देंगे। 1 मिनट मैं फिर से देख लेता हूँ जो है कि कोई छूट तो नहीं गया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको तीसरा देखने को मिलेगा, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर पैदा करना, तो ये नहीं, बच्चों की शिक्षा से रिलेटेड तो है, बच्चों के स्वस्थ विकास से रिलेटेड जो है ये आपको DPSP में देखने को मिलेगा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ऐसा जो रिलेटेड है, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002, ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। 3 और 4 जो है दोनों गलत हैं। तो बच्चों से रिलेटेड जो है वो आपको देखने को मिलेगा 11वां जो है मूल कर्तव्य है, लेकिन वो एजुकेशन से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है, आपको वो बात याद रखनी है। तो इसमें जो है केवल 2 ए जो है इसका गलत हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, 2 गलत है तो 2 इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन के बारे में। ग्रीन फ्यूल अलायंस के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, ग्रीन फ्यूल अलायंस। ठीक है, कह रहा है ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दुबई में आयोजित UNFCCC के COP28 में के दौरान शुरू की गई भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक संयुक्त साझेदारी है। ठीक है, आगे कह रहा है इसका प्राथमिक उद्देश्य पश्चिम एशियाई देशों से आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता कम करना। कथन एक है क्या, मतलब ऑप्शन 1 है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना ही 1 और ना तो 2। सबसे पहले बात करें तो जो है डेनमार्क के साथ हमने इसको जो है एग्रीमेंट किया था। ये डेनमार्क ने ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की थी, और इसका जो उद्देश्य था क्या था, ऊर्जा के संधारणीय उपायों और समाधानों के मामले में आपसी सहयोग को मजबूत करना। ठीक है, साथ ही यह दोनों देशों के कार्बन तटस्थता यानी कि कार्बन न्यूट्रलिटी संबंधी संयुक्त लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा। इसमें जो है ये कोप वगैरह UNFCCC इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये गलत बात है। ये जो है डेनमार्क के साथ हमने देखा है। ठीक है, कह रहा है कि या आगे कह रहा है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है, पश्चिम जो है एशियाई देशों से आयातित कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता कम करना। तो ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें क्या है, प्राथमिक उद्देश्य जो है भारत में संधारणीय ऊर्जा का विकास करना, और इसके लिए दोनों देशों के उद्योग, सरकारी संस्थाओं, अनुसंधान संस्थाओं के बीच जो है आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। तो ये दोनों गलत देखने को मिलेंगे आपको। ग्रीन फ्यूल अलायंस आपको जो है याद रखना है, तो दोनों इसके गलत हैं, डी इसका आंसर हो जाएगा 88 का। चलिए 89 की तरफ चलते हैं और 89 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। देख लीजिए, कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में यहाँ पे बात की गई है कि कौन से सही है, कौन से सही नहीं है, ये पूछा गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है इसने भारत के राज्य सचिव का जो पद है उसको समाप्त कर दिया, और उसकी शक्तियाँ जो भारत के गवर्नर जनरल को स्थानांतरित कर दिया।
क्या ये बात सही है? चलिए आगे देखते हैं। इसने संविधान सभा को नए संविधान का मसौदा तैयार करने और लागू होने तक सामान्य कानून बनाने का अधिकार दिया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर गवर्नर जनरल का पद सृजित किया, जिसकी नियुक्ति ब्रिटिश ताज को करनी थी। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि चाहे तो वे भारतीय डोमिनियन या पाकिस्तानी डोमिनियन के साथ शामिल हो सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा, कथन एक जो है कह रहा है कि इसने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया और उसकी शक्तियां भारत के गवर्नर जनरल को स्थानांतरित कर दी। तो अब समझो, भारत का राज्य सचिव का पद तो समाप्त कर दिया, लेकिन भारत संबंधी मामलों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी जो है राष्ट्रमंडल के मामलों का जो राज्य सचिव था उसको सौंपी गई थी। तो इसका ये जो कथन एक है ये गलत है और यही इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा था कौन सा सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं, फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? कह रहा हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी से 16वें वित्त आयोग का गठन किया। इसे भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत गठित किया गया? आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। आपको पता होगा वित्त आयोग का जो गठन है अनुच्छेद 280(1) के तहत जो है किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 280। इसके बाद 91 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 91 क्या है? क्वेश्चन नंबर 91 जो है कह रहा है भारत का निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचन के लिए जिम्मेदार है। कथन 2 कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में यह प्रावधान किया गया है कि चुनावों के संचालन की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग की है। कथन 1 नंबर ऑप्शन है, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता। कथन 1 सही है कि तुम कथन 2 गलत है, कथन 1 गलत है कि तुम कथन 2 सही है। आपको देखने को मिलेगा जो भारत का निर्वाचन आयोग है ये प्रधानमंत्री हो, राज्यसभा हो और लोकसभा हो, इनके जो है इलेक्शन करवाता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के इलेक्शन करवाता है। लेकिन पंचायतों नगर पालिकाओं के जो चुनाव होंगे ये चुनाव करवाए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, न कि भारत का निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो कथन 1 गलत है। तो जैसे ही यहाँ पे कथन 1 गलत होता है तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है और कथन 2 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बिल्कुल सही बात कही गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा 91 में। 92 क्वेश्चन नंबर देखते हैं और फटाफट देखते हैं जल्दी से। कह रहा है निम्नलिखित लाभों पर विचार कीजिए। कह रहा है लोकतंत्र के लाभ के रूप में यहाँ पे बात की जा रही है, आप नीचे पढ़ सकते हैं। कह रहा है कि उपरोक्त में से कितनों को लोकतंत्र के लाभ के रूप में माना जा सकता है? लोकतंत्र का लाभ पूछ रहा है कितने? सरकार का अधिक जवाबदेही होना, निर्णय की गुणवत्ता में सुधार होना, दूसरों की तुलना में विवादों का बेहतर तरीके से समाधान करना। तो बिल्कुल सरकार का अधिक जवाबदेही होती है लोकतंत्र में। निर्णय की गुणवत्ता में सुधार होता है क्योंकि सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अगर दूसरों की तुलना में विवादों का बेहतर तरीके से समाधान होता है क्योंकि सबको पार्टिसिपेट करके सबकी बातों को सुन के विवादों का जो है समाधान किया जाता है। तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा सभी से। आगे कह रहा है 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या है? कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग से जो है परामर्श किया जाता है, किन मामलों पे जो है परामर्श किया जाएगा? यूपीएससी से। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग से पिछड़ी जाति की नियुक्तियों में आरक्षण देने के मामले में, किसी अधिकरण के अध्यक्ष के चयन से संबंधित मामले पर। आगे कह रहा है सिविल सेवाओं में भर्ती की पद्धतियों के संबंधित सभी मामलों पर। ठीक है, देखो जो यूपीएससी है ये आरक्षण से रिलेटेड कोई भी सलाह वगैरह नहीं देती, इससे क्यों परामर्श लिया जाएगा? ठीक है, आगे किसी अधिकरण के अध्यक्ष के चयन से संबंधित मामले क्यों इससे लिया जाएगा, है ना? ऐसा कुछ नहीं। आगे कह रहा है सिविल सेवाओं में भर्ती की पद्धतियों में से संबंधित सभी मामलों पर। बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 एवं 3 सही देखने को आपको मिलेगा। यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि टाइम जो है एक टाइम बॉन्डेड होता है, इसीलिए जो है थोड़ा जल्दी करना होता है।
आप लोग चाहें तो मैं लॉन्ग वीडियो काफ़ी बना सकता हूँ, रिकॉर्ड करने में भी टाइम लगेगा, और दूसरी बात जो है फिर आपको टाइम बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी कि हमको 2 घंटे में इसको कवर करना है। ऑलरेडी आप देख रहे होंगे कि लगभग 1 घंटे का वीडियो हो चुका है। तो 1 घंटे में अगर आप 50 क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो आपको जो है दिक्कत है। शुरुआत में मैंने काफ़ी डिटेल से किया, अभी जो है थोड़ा सा स्पीड में करना पड़ रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कोयला नियंत्रक संगठन के पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान की है। इस संदर्भ में कोयला नियंत्रक संगठन के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। कह रहा है, कोयले के ग्रेड और आकार की घोषणा के संदर्भ में उपभोक्ताओं और मालिक के बीच विवाद की स्थिति में अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करना। दूसरा कह रहा है, कोयला खदानों में कोयले के स्टॉक के निपटान या कोयले के अपेक्षित उत्पादन को विनियमित करना। कोयला खदान कोयला सीमा या फिर सीम के एक हिस्से को खोलने या फिर से खोलने या फिर किसी खदान को उपविभाजित करने की अनुमति देना। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मासिक आधार पर कोयला खदानों के उत्पादन संबंधी डेटा प्रस्तुत करना। चलिए इसके देख लेते हैं ऑप्शन। केवल 1, 2, 3, केवल 2 और 4, केवल 1 और 3, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा, जो कोयला नियंत्रण संगठन है, इसके सारे के सारे कार्य देखने को मिलेंगे, यानी कि सभी इसके सही हैं। इसको आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके सही हैं सारे। तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, इसका डी जो है वो आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है, भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों के बच्चे, भारत में निवास करने वाले शत्रु देश के नागरिकों के बच्चे, अवैध प्रवासी का बच्चा, उपरोक्त में से कितने व्यक्तियों को भारत में जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त होगी? तो यहाँ पे जो विदेशी राजनयिकों के बच्चे हैं इनको नहीं मिलेगी, शत्रु देश के नागरिकों के बच्चे हैं उनको भी नहीं मिलेगी, अवैध प्रवासी उनके के बच्चे को भी नहीं मिलेगी। तो इसका डी हो जाएगा। कोई भी जो है इसमें से जो है व्यक्तियों को भारत में नागरिकता जन्म के आधार पर नहीं मिल सकती। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्या है क्वेश्चन, और इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा, हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अपनी स्थापना की 150वीं वर्षगांठ मनाई। इस संदर्भ में IMD से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, यह देश के भूकंपीय गतिविधि की निगरानी के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। क्या ये बात आपको सही देखने को मिलेगी? चलिए अभी आप लोग बताएंगे। ठीक है, कह रहा है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। क्या ये सही बात है भाई? क्या इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है? आगे कह रहा है, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, कह रहा है केवल 1, केवल 2, सभी 3 और कोई नहीं। चलिए, तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बताता हूँ कि राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र देश के भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है, ना कि IMD। ठीक है, क्या है इसकी जगह पे क्या कौन सा है? भूकंपीय गतिविधियों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र। ठीक है, अगर इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है तो बिल्कुल इसका मुख्यालय जो है आपको नई दिल्ली में ही देखने को मिलता है। आगे कह रहा है, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो बिल्कुल ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और हाँ, एक चीज़ और है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1875 में। आपको ये बात भी याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन क्या है। वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में जो है बात की गई है, यहाँ पे देख लेते हैं। वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में बात कह रहा है, वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कह रहा है, एक बार संसद द्वारा अनुमोदित होने के बाद वित्तीय आपातकाल रद्द होने तक अनिश्चित काल तक जारी रहता है। क्या ये सही बात है? आगे कह रहा है, वित्तीय आपातकाल घोषित करने को लेकर राष्ट्रपति की संतुष्टि को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। आयकर वित्तीय आपातकाल को रद्द करने के संकल्प को लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है। अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया। तो आप सबको ये बात पता होगी कि अभी तक जो है वित्तीय आपातकाल तो नहीं लगा। ये बिल्कुल कथन सही है। आगे कह रहा है, कथन 1 जो है, एक बार संसद अगर अनुमोदित कर देती है वित्तीय आपातकाल को तो ये अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। ये भी बिल्कुल बात सही है।
अब बात करते हैं, वित्तीय आपातकाल घोषित करने को लेकर राष्ट्रपति की संतुष्टि को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये बात गलत है। पहले ऐसा था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से जो है इसको न्यायिक समीक्षा के दायरे में ले आया गया, इसलिए ये गलत है। वित्तीय आपातकाल को रद्द करने के संकल्प को लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित करना आवश्यक है। जो है ऐसा नहीं है, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय नई उद्घोषणा से रद्द कर सकते हैं। इसमें इसके लिए जो है संविधान संसदीय अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। 1 और 4 सही है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए आपको सही देखने को मिल जाता है। चलिए अब 98 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा, भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव, केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक ही संविधान, देश की एक बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करना, हमारे संविधान के विशाल आकार के लिए उपयुक्त में से कितने कारण हैं। ठीक है भाई, देख लेते हैं कौन कौन से कारण हैं और कौन से नहीं हैं, है ना। क्यों, मतलब कह रहा है कि क्यों इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो जो है 1935 का प्रभाव इसकी वजह से काफ़ी बड़ा हो गया, आपको देखने को मिलेगा। और साथ में जो है आपको देखने को मिलेगा जो है केंद्र और राज्यों के लिए दोनों के लिए एक ही संविधान है, इसलिए भी काफ़ी बड़ा हो गया। देश की एक बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करना, ऐसा कुछ नहीं है। भारत की जनसंख्या का संविधान के व्यापक होने से कोई संबंध नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि यह भाषा, जाति और पंथ की विविधता है जिसे हमारे संविधान का उद्देश्य स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों के माध्यम से संरक्षित करना है। इसलिए जो है इसका कोई सीधा संबंध नहीं है जनसंख्या का, ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 98 में जो है केवल 2 सही हैं, तो बी इसका आंसर हो जाएगा सही। चलिए आगे देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन क्या है और इसको भी सॉल्व करते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कितने तत्व विभिन्न न्यायालय निर्णयों द्वारा निर्धारित संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। मूल संरचना की बात की गई है। ठीक है, कह रहा है संविधान की पंथ निरपेक्ष प्रकृति, विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, न्याय तक प्रभावी पहुंच, उच्चतम न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार, समाजवादी राज्य। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा है और कौन सा नहीं है। करा केवल 2 हैं, केवल 3 हैं, केवल 4 हैं और सभी 5 हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो जो पंथ निरपेक्ष प्रकृति है तो बिल्कुल ये हमारे मूल ढांचे का हिस्सा है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण जो है ये भी मूल ढांचा का हिस्सा है। न्याय तक प्रभावी पहुंच भी मूल ढांचा का हिस्सा है। उच्चतम न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार भी जो है आपको देखने को मिलेगा मूल ढांचे का हिस्सा, और समाजवादी राज्य जो है ये मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि कल्याणकारी राज्य के विचार को जो है संविधान का हिस्सा माना जाता है, लेकिन जो है मूल ढांचा नहीं है आप कहेंगे। तो केवल 4 जो है इसके सही देखने को मिलेंगे, हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसी के बाद जो है आपका ये टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में राज्य के शब्द में अभी जो है राज्य है उसमें किसको शामिल किया जाएगा, देखते हैं। संसद और राज्यों का विधानमंडल शामिल होगा, संघ की कार्यपालिका एवं राज्य सरकारों की कार्यपालिका, नगर पालिकाएं और पंचायत, LIC और ONGC जैसे प्राधिकरण, केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो यहाँ पे राज्य, विधानमंडल, संसद सभी शामिल होंगे, संघ की कार्यपालिका और राज्यों की कार्यपालिका भी, नगर पालिका और पंचायतें भी, और जितने भी कह सकते हो कंपनी है, प्राधिकरण है जिनमें सरकारी स्टेक होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग है, वो भी होंगे। LIC और ONGC जैसे प्राधिकरण भी होंगे। तो 1, 2, 3, 4 सभी सही। तो ये हो गया आपका जो है टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा उसको। और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, या फिर हम इसको डाल देंगे, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको कल के नहीं, एक दिन छोड़ के आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, संडे को मिल जाएगा। उस दिन आप लोग जो है टेस्ट नंबर 2 सॉल्व कर लेना और उसको प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेना। और इसी तरह से आप इसको रिवाइज भी कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आपको इतना कर लेना है, तो रिवाइज कर लीजिएगा और आपको बेहतर तरीके से तैयारी हो जाएगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आया है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आगे की वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।